हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज हम डे 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस को चेक किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन 5 से सॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जनरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वर्ड। जनरलाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है? टॉप डाउन प्रोसेस है, बॉटम अप अप्रोच है, बोथ है या नन है? तो आप क्या करिए, आप स्क्रीन को पॉज करिए और एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने जून 2010 एनटीए यूजीसी नेट से लिया है। इसमें ये जनरलाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट होता है? ये बॉटम अप अप्रोच होता है। तो हमें पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो 2 अप्रोचेस से हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर टॉप डाउन और बॉटम अप। तो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि स्पेशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो उसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि बैंक में एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो अकाउंट कैसा हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो सेविंग्स अकाउंट होगा या तो आपका करंट अप्रोच होगा। और जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, जब आप ऐसे देखेंगे कि 2 और मोर entities of lower level combine to form a higher level entity if they have some attributes in common। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है? कॉमन। तो कभी भी आपको क्वेश्चंस में अगर ऐसे डेफिनेशन में दिया होगा, इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका है, मैं दोनों आपको बताती हूँ। या तो वो स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछेंगे कि जनरलाइजेशन कैसा है डैश। दूसरा ये तरीका है कि वो आपको ये डेफिनेशन दे देंगे और डेफिनेशन के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, जैसे जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे वर्ड्स को खुद से गूगल करके देखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखा है तो उसका भी ये क्वेश्चन हो सकता है। सो हिंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉटम अप अप्रोच। और इसमें क्या होता है कि हम 2 छोटे छोटे लेवल्स को मिलाकर एक कॉमन सब सुपर लेवल बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये कैसा होगा? दिस इज ए रिलेशनशिप। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर ये 6 है, जिसमें आपको ये देखना है कि डिज़ाइन फेज विल यूजुअली बी। तो डिज़ाइन फेज कैसा होता है? डिज़ाइन फेज कैसा हो सकता है? टॉप डाउन होगा, बॉटम अप होगा, रैंडम होगा या सेंटर फ्रीजिंग होगा? तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। टिल देन मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बट डिज़ाइन फेज में फिर बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आया। तो दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स कम फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने जाएंगे तो डिफरेंट हमें SDLC फेजेस का यूज़ करना होगा। तो जो डिज़ाइन फेज होता है वो कभी बॉटम अप से या रैंडमली तो कभी भी नहीं होगा, सेंटर फ्रिंजिंग में नहीं स्टार्ट होगा। इट मीन्स वॉट कि उसका एक स्टार्ट होना चाहिए और वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक एंड तक जाएगा। हेंस अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SE लिखते हैं, उसका एक मीनिंग है स्टार्ट टू एंड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टॉप डाउन डिज़ाइन डज नॉट रिक्वायर। तो ये बताइए कि जो टॉप डाउन डिज़ाइन है, अभी तक हमने ये देखा कि जनरलाइजेशन एक बॉटम अप्रोच है, डिज़ाइन फेज में हम टॉप डाउन डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो जो टॉप डाउन डिज़ाइन है डज नॉट रिक्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी है कि आपको एक कॉन्सेप्ट से चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो आप टॉप डाउन डिज़ाइन हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए इसमें क्या नहीं होता है? क्या इसमें स्टेप वाइज रिफाइनमेंट नहीं होता? क्या लूप इनवेरिएंट नहीं होता? फ्लो चार्टिंग नहीं होता? तो मॉड्यूलरिटी नहीं होता? तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। टिल देन हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लूप इनवेरिएंट्स। अब यहाँ पे बात ये समझनी थी कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा। तो ये देखिए, जो टॉप डाउन डिज़ाइन जो हमारा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में आता है, क्या होता है वो? अगर आपने एल्गोरिदम पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि बेसिक होता है जब आप ग्रेजुएशन करते हो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ एल्गोरिदम्स। क्योंकि आप जब एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हैं, देन ही आप किसी C लैंग्वेज को पढ़ेंगे या फिर C++ को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप रिकॉल करिए, आपने क्या देखा होगा कि एल्गोरिदम मीन्स व्हाट कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, जिसमें हम फ्लो चार्ट बनाना सीखते हैं,
जिसमें हम ये सीखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमें उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करने होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है। तो हेंस इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, डज नॉट रिक्वायर। तो जब आप फ्लोचार्ट का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका लूप इनवेरिएंस नहीं होता है, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूप इनवेरिएंस। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने NEILT से लिया है, जिसमें इन्होंने ये पूछा है आपको कि ये एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, टिल देन मैं इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे होगा ऑप्शन बी, तो हम यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये जो एक डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे कभी कभी प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आपको बेसिक्स से भी क्वेश्चन पूछते, दिस इज और दिस इज डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में ये क्या है, अगर किसी भी मेथड के आगे अगर आप ये सिंबल लगा दोगे इट मीन्स कि ये एक मेथड है। तो मेथड में यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है और एक ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, पॉइंटर टाइप का, और ये फंक्शन क्या है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, दिस इज पॉइंटेड टू अ फंक्शन। तो अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में क्या इन्होंने गिवन है कि ए फंक्शन ए फंक्शन ए फंक्शन। तो ये तो पहले ही ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन बी होगा। अब पॉइंटेड टू अ फंक्शन, बिकॉज इसके आगे का जब आप रीड आउट करेंगे, टेक्स एन इंटीजर पॉइंटेड एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। तो ये जो लास्ट का जो भी गिवन है कि टेक्स एन इंटीजर, ये देख रही है आपके सारे ऑप्शंस में सेम है। तो यहाँ पे आप इसके बेसिस पे तो जज ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पर डाउट है तो आप सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट किस सेक्शन में हो रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन में हो रहा है, तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जून 2010 NTA UGC नेट का ही क्वेश्चन है, बिकॉज कि मैंने पहले ही बताया था कि हम जून 2010 से दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका जून में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने आपको एक एरे का क्वेश्चन दिया था। तो मैंने आपको बताया था अपने सिलेबस डिस्कशन में कि आपका जो यूनिट 3 में एरे होता है, फंक्शन होता है, पॉइंटर होते हैं, इस पर अगर पूछते हैं वो बेसिक्स तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, तो आप एक एरे बना लेंगे, इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, और बिकॉज कि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ पे ये एड्रेस के साथ मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एक नॉर्मल कैरेक्टर ले लिया जिसमें वो पॉइंटर वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करके डाल रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करिए, टिल देन हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हो जाएगा बी। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों है। तो आपको क्या करना है, आज आप एरे, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप जाइए और एरे में आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि हम सबस्क्रिप्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका फर्स्ट एड्रेस है आप उसको लेंगे, उसमें आप प्लस करेंगे जो भी इसका डेटा टाइप है। तो कैर का डेटा टाइप कितना होता है 1, और इसमें क्या हो जाएगा कि उसकी जो भी साइज़ है तो साइज़ क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप देखिए और इस फार्मूले के बेसिस पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने फिर से जून 2010 से लिया है, जिसमें यहाँ पे हमने ये देखा है कि आपका टर्नरी ऑपरेटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर, इस पर कई बार क्वेश्चंस आया है। तो यहाँ पे आप सेकंड नोट कर लीजिए कि अगर वो आपसे ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस गिवन होते हैं, उसके बेसिस पे हमें यह जज करना होता है कि ये होगा या फिर आपका ये होगा ट्रू या फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट में देखिए 2 बार ये यूज़ किया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लो। तो ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पे क्या है 10। तो 10 क्या होता है, 10 मीन्स कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू होने का मतलब आपका ये फर्स्ट पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट पोर्शन में उन्होंने एक नॉर्मल वैल्यूज़ ना लेके क्या लिया है, एक फिर से एक स्टेटमेंट ले लिया। तो इस स्टेटमेंट को फिर से सॉल्व करना है। तो 0 क्या होगा हमारा फॉल्स। तो 0 फॉल्स होने का मतलब जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमारा लास्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट में क्या है इसका ऑप्शन, तो लास्ट में आपको 1 है, तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो दिसंबर 2019 है इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम पे भी देखा था कि एक क्वेश्चन एक्सेस मॉडिफायर्स पे आए थे। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूछा है जिसमें
ट्रू और फॉल्स पूछा है, जो कि C++ के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या है स्टेटमेंट्स कि ओवरलोडिंग gives the capability of existing operator to operate on other data type। तो अगर आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा देन ओनली आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो ओवरलोडिंग हमें पता है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दो ऐसे टॉपिक होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिस पे एवरी टाइम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसका बेसिक्स ज़रूर जाकर देखें। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिक्स को क्लियर किया, तो आप वो भी वीडियो जाके ईजिली देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, टिल देन मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा। तो ये देखिए, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन एक डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं। कैसे? अगर ये ऑफिस में है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अगर ये शॉपिंग करने जा रहा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अगर वो फैमिली में है तो वो दूसरे तरीके से बिहेव करेगा। इट मीन्स व्हाट कि इसका अपना एक फीचर्स है। वो फीचर्स क्या है कि इसके जो एंसेस्टर्स होंगे, मतलब इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, इससे उन्होंने कुछ फीचर्स इनहेरिट कर लिया, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस तो है। उसके बाद यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी है। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट, पॉली मीन्स कि मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए इस आदमी के मैनी फॉर्म्स है, ठीक है, मैनी फॉर्म्स है, और एवरी टाइम इसका बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि सपोज अगर एक शेप मैंने ले लिया, तो शेप कैसा हो सकता है? शेप में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। अगर मैंने शेप एक सर्किल का बना रही हूँ, इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। अगर मैं स्क्वायर का बना रही हूँ तो इसमें आपको साइड्स चाहिए। इट मीन्स व्हाट कि एक जनरल कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया, सब डिवाइड कर लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मैंने इसका एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, और आप इसका वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म में और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग क्या होता है। बिकॉज इससे जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली वो यही आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसका पार्ट है, वो लेट बाइंडिंग का पार्ट है या अर्ली बाइंडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा, अगर आपने कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपके बाइंडिंग दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग, एक होता है डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। स्टैटिक बाइंडिंग को ही हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं और डायनेमिक बाइंडिंग को ही हम लेट बाइंडिंग बोलते हैं। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखें तो अर्ली बाइंडिंग के दो टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, और लेट बाइंडिंग में आपका आता है फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन आपको ये बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो वर्चुअल फंक्शन है इसका क्या यूज़ है। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूछते हैं कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं बाय हाउ, बाय फंक्शन ओवरलोडिंग, बाय फंक्शन ओवरराइडिंग या फंक्शन वर्चुअल फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि आपका देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो क्वेश्चन किससे पूछा है? फंक्शन ओवरलोडिंग से। तो आपको ये समझ में आया हो कि किसका पार्ट है? अर्ली बाइंडिंग का पार्ट है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि इसके डिफरेंट डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये स्लाइड देखिए आप। इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बताया है कि सपोज एक यहाँ पे मैक्स मेथड है, ठीक है। मेथड हम क्या बोलते हैं? फंक्शन को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलेंगे? मेथड्स। तो एक मैक्स मेथड है, इसमें आप देखिए तो इसमें रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसमें फ्लोट है। तो अगर कोई भी दो मेथड का रिटर्न टाइप को तो हम नहीं देखते, जो इसकी आर्गूमेंट्स है, ठीक है, आर्गुमेंट्स में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है या सेम है, या डेटा टाइप सेम है, डिफरेंट। इट मीन्स व्हाट कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके मेथड का नाम तो सेम होगा बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो पैरामीटर्स क्या हो सकता है? तो पैरामीटर ही आपको तीन तरीके का हो सकता है। तो वो हम देख लेते हैं तीन तरीके का क्या पैरामीटर्स होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं, या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। सिमिलरली जो फंक्शन ओवरराइडिंग, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। इसमें हर एक चीज़ जो रीडेफिनेशन है वो सब कुछ क्या होगा? सेम सिग्नेचर होगा। इसमें डिफरेंट सिग्नेचर होता है और इसमें सेम सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से हमें ये समझना था कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करिए। टिल देन मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा। तो आप हम वो सारे ऑप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो ट्रू है क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के ही थ्रू हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर ओवरलोडिंग गिव्स द कैपेबिलिटीज टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन अदर डेटा टाइप।
हमने अभी देखा कि ओवरलोडिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, तो हेंस ये आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को ऑपरेट, जैसे यहाँ पे समझिए प्लस है, ठीक है, प्लस को हमें पता है मैथ्स में ऐड भी करते हैं, और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो इसको हम कॉन्कैटिनेट भी करते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग को। इट मीन्स व्हाट कि आपका सिंबल तो एक है बट इसका बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अलग अलग है। इसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या पूछा है कि जो इनहेरिटेंस है इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड सपोज टू रीयूजेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है इनहेरिटेंस में क्या होता है आपका कि रीयूजेबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। तो आपका ए बी डी तीनों ऑप्शन ट्रू हो गया, हेंस इसका ऑप्शन 3 ट्रू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन है तो ये ऑटोमेटिकली आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको ये ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं कि दिसंबर 2019 में और क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो मैंने आपको अपने सिलेबस डिस्कशन में ये चीज़ें बताई थी कि आपको क्या करना है, जो जावा है, ठीक है, जावा का आपका थोड़ा इन्वायरमेंट स्पेसिफिक उसके फीचर्स भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो जावा से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे। तो क्वेश्चन क्या आया था कि जावा वर्चुअल मशीन इज़ यूज टू एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर न्यूट्रल बाइट कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय द जेवीएम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जावा में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जावा में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू वो इंटरनली एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, इसकी जगह पे बाइट कोड में वो कन्वर्ट होता है। हेंस आपका जावा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिक्योरिटी वाइज बहुत ही हाई होता है, और इसमें आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाइट कोड में ही कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दो मैंने आपको टिप्स बताया कि जेवीएम वर्चुअल मशीन में हो सकता है आपको वो ऑप्शन में पूछे कि जेवीएम इज यूज टू एग्जीक्यूट व्हाट, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, क्लास फाइल, सोर्स फाइल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बाइट कोड होता है। इसके बाद जेवीएम के एग्जीक्यूशन में हमें लोडर्स एंड जावा इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो जेवीएम क्या होता है कि जेवीएम कंटेन्स अ क्लास लोडर विच लोड्स क्लास फाइल्स फ्रॉम बोथ प्रोग्राम एंड द जावा एपीआई, ठीक है। ओनली दोज क्लास फाइल्स फ्रॉम द जावा एपीआई दैट आर एक्चुअली नीडेड बाय द running program are loaded into the virtual machine. The bytecode are executed in an execution engine. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने बाइटकोड ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि ये क्लास लोडर का यूज़ करता है, जो कि लोड क्या करता है, फाइल्स फ्रॉम बोथ द प्रोग्राम एंड द जावा एपीआई। वो जावा एपीआई प्रोग्राम दोनों से वो क्लास को जो भी डिफरेंट अलग अलग हमारे पास मेथड्स है उसको वो लोड करता है। बट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि आपका जेवीएम के एग्जीक्यूशन के लिए किसका यूज़ होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए वो सिर्फ क्लास लोडर का और जावा इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। यहाँ पे एपीआई का यूज़ नहीं होता है, बिकॉज एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, तो इसके थ्रू आपका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे इसके जो भी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना और ये समझना है उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगेन देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, आईडीई क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो एक होता है एमवीसी आर्किटेक्चर। तो अगर आपने जावा में एडवांस जावा देखा होगा जिसमें J2E पढ़ते हैं या फिर हम .NET फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा एक आर्किटेक्चर होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल मीन्स व्हाट कि वो आप जो डेटाबेस बनाते हो इंटरनली वो कैसा है, व्यू मतलब वो कैसा हमें दिखता है, और कंट्रोलर मतलब कि जो भी आप बिजनेस लॉजिक बनाते हो। तो दिस इज़ मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे इसमें ही उन्होंने पूछ लिया, हो सकता है आगे वो ये पूछ ले व्यू क्या होता है। तो एम मतलब क्या होता है, मॉडल, ठीक है, व्यू मतलब व्यू, और सी मतलब कंट्रोल। तो यूज़र इंटरफेस क्या होगा, यूज़र इंटरफेस मीन्स व्हाट जो हमें दिखता है, मतलब जो आपको व्यू होता है। तो हेंस आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे होता है। फिर आप देखिए बिजनेस लॉजिक एंड डोमेन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलेटिंग बिटवीन यूजर इंटरफेस, एक्शन, इवेंट्स एंड ऑपरेशंस ऑन द डोमेन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, इवेंट को परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स व्हाट यहाँ पे आपका कंट्रोलर का रोल है। तो यहाँ पे आपका क्या एक ऑप्शन बचता है, बिजनेस लॉजिक एंड डोमेन ऑब्जेक्ट। तो हिंस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने जावा नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपने एटलीस्ट .NET पढ़ा होगा, एटलीस्ट आपने C++ पढ़ा होगा, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो दिस इज़ व्हाट
दिस इज़ व्हाट मॉडल, दिस इज़ व्हाट व्यू एंड दिस इज़ व्हाट कंट्रोलर। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके दे, तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर से जून 2010 में लिया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करिए। गार्बेज कलेक्शन, नेमलेस ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट सपोर्ट, फॉरवर्ड रेफरेंस एंड डिराइव्ड क्लास। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन मालूम हो, तो जैसे अगर आप यहाँ पे इजी ऑप्शंस को देखेंगे तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, वो जावा में यूज़ होता है। ठीक है, जावा में हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जावा में। अगर आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो गार्बेज कलेक्शन जावा में होता है। तो ए का 1 किस में, ए और बी में। तो आप तुरंत से एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन सी और डी को। ठीक है, इसके बाद आप देखो ऑप्शन बी दोनों में सेम है। मतलब बी का ऑप्शन क्या है, बी का ऑप्शन है 5। तो जो नेम क्लास ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, विद इन अ स्टेटमेंट रहता है। तो अब आपको क्या करना है, सी डी और ई को ही डिफाइन करना। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट क्या होता है आपका, वो क्लास को डिफाइन करता है। तो हिंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन बी कैसे हो रहा है, देखिए हमें गार्बेज कलेक्शन जावा का मालूम था, फिर ऑप्शन में ऑलरेडी हमें बी इक्वल्स टू 5 है। तो नेमलेस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू विद इन एन ऑब्जेक्ट। टेम्पलेट का सपोर्ट क्या होता है, तो टेम्पलेट हम क्लास के कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसका क्लास हो सके, पर हमें सारे ऑप्शंस को देखना है। और फॉरवर्ड रेफरेंस एंड डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम बेस क्लास। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये तो सबसे इजी था आपका, कि जो डिराइव्ड क्लास है वो क्या होता है, इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास से। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंबर फंक्शन की बात है, जो कि हम प्रीवियसली पढ़कर अभी तुरंत हमने देखा कि क्लास क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है। तो ई का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। तो हिंस आपका यहाँ से ऑप्शन क्या ट्रू हो जाएगा, बी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये ऑप्शन को कैसे हमें मैच द फॉलोइंग को, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद देखिए आपको 2010 में मैंने दिखाया कि आपको वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे थे। दिसंबर 2019 में भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जो कि आपको बेसिक्स को जज कर रहे थे। इस चारों ऑप्शन में ये क्या पूछ रहे थे कि कौन सा लीगल स्टेटमेंट है, मीन्स व्हाट कि विच स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, अब वैलिड हमें यहाँ पे पॉइंटर, ये मतलब जब आप पॉइंटर पढ़ते हो स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन में, तभी आपको बताया जाता है इसमें एक स्टार ऑपरेटर होता है एक और एम्परसेंड होता है। स्टार आपको वैल्यू एट और एम्परसेंड आपको एड्रेस एट ऑपरेटर को आप बताता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है इसमें क्या बोल रहा है कि वो एड्रेस असाइन कर रहा है 444 का। तो 444 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉट अ वेरिएबल। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कि आप कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं यूज़ कर सकते, इसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, देन इस वेरिएबल को आपको असाइन करना होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हट गया। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये दोनों ऑप्शन को आप ऐसे कट कर दोगे। इसके बाद देखिए बी है, बी दोनों में कॉमन है, तो बी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी आपका यहाँ से हो जाएगा ट्रू। तो बी तो हमें एक मिल गया, ये ऑप्शन ऐसे कट गया। अब आपको सी और डी में आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में, बिकॉज कि आप बहुत प्रेशर में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आपको गलत हो, तो आपको थोड़ा क्या करना है कि माइंड को कूल करके आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। और जब 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें आप देखिए कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि ऑप्शन, ये तो हमने पहले कैंसिल कर लिया, तो इसकी आपका 1 और 4 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 2 में बी कॉमन है, इट मीन्स कि बी तो होगा। अब आप सिंपली क्या कर लीजिए, सिर्फ सी और डी को एनालिसिस करिए। तो जैसे ही मैं पहला ही मैं देखूंगी तो यहाँ पे क्या देख रही हूँ, इंटीजर p इक्वल्स टू ए और इंटीजर p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब कि एक वेरिएबल में आप एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ये वेरिएबल है, अगर मैंने p इक्वल्स टू ए लिखा तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दोनों की प्रॉपर्टीज़, दोनों का वैलिडेशन सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा तो ये भी इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, और अगर ये पॉइंटर है देन ओनली आप इसमें एड्रेस को पास कर सकते हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें ऑप्शन 3 इसका आंसर मिला, जिसमें बी ऑप्शन एंड आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था।
देन हमने दिसंबर 2019 से अगेन एक क्वेश्चन लिया है जिसमें इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स गिवन थे और प्रोग्राम्स का आपको सॉल्यूशन निकालना था। तो सी बिकॉज कि आपका एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बट मेरा ये राय रहेगा कि आप कोशिश करिए कि 100 में आप जो 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए और 80 में आपका 75 प्लस सही हो। इट मीन्स व्हाट कि आपको 20 क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि अगर मैंने दिसंबर 2019 में बहुत रिव्यूज़ देखा था जिसमें ये हमने फाइंड आउट किया था कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, तो मे भी आपके क्वेश्चंस छूट गए होंगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है प्रोग्रामिंग की तो आपको इसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करके आया करिए। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा तो आप बताइए मुझे स्क्रीन पर इसका आंसर क्या होगा। टिल देन मैं इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर 6 है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर 6 मिलेगा। तो अगर आपको ये कैसे सॉल्व करना नहीं क्लियर है तो आप मुझे ऐसा डाउट सेक्शन में लिखें, तो मैं इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही वाइंड अप करेंगे, जिसमें वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने ये देखा था कि आज जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मैंने एक टॉपिक लिया है। तो ठीक है, जनरलाइजेशन हमने ऑलरेडी देखा, जब आप दो छोटे छोटे मॉडल्स को कंबाइन करेंगे कॉमन फीचर्स पे तो आपको वो जनरलाइजेशन मिलेगा जो कि बॉटम अप अप्रोच है। तो वहाँ पे मैंने एक टर्म बोला था एग्रीगेशन और एसोसिएशन, तो आपको वो टर्म्स को भी समझना है। तो एग्रीगेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच डिस्क्राइब द हैज़ ए रिलेशनशिप, वाइज जनरलाइजेशन हैज़ अ मैकेनिज्म फॉर कंबाइनिंग सिमिलर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू अ जनरल क्लास। और ये दोनों आपका किस में यूज होता है? यूएमएल में। अब यूएमएल बताइए, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आ सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आ सकता है और इवन वो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो एग्रीगेशन है वो हैज़ ए रिलेशन है। तो आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हैज़ ए रिलेशन क्या है, इज ए रिलेशन क्या होता है। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखा है। तो आई होप कि आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपने ये वीडियो सीरीज़ देखा होगा कल से और आज का, तो आपने एक्सेस मॉडिफायर के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म को समझ लिया, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे हमने ये समझा कि एरे, फंक्शन, पॉइंटर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारे टॉपिक्स आपको खुद से करने हैं। वर्चुअल फंक्शंस, देन आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हमने डिटेल में देखा है, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट को देखा है, और फिर हमने जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरे टॉपिक्स को कवर अप किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हमने अभी तक जून 2010 और दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और मैंने यहाँ पे एक क्विक रिव्यू आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया है कि जून में आपके प्रोग्रामिंग से 5 क्वेश्चंस थे, दिसंबर में आपका 6 क्वेश्चन आया है, और हमने कुछ जनरल क्वेश्चन जो टॉप डाउन डिज़ाइन पे मैं लेकर आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जनरल क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया। तो इसका कहने का ये मतलब है कि आप देखिए आज भी अगर वो यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग पे पूछ रहे हैं तो दिसंबर में भी उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा है प्रोग्रामिंग से। तो आपका अगर ये टॉपिक इजी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, इसको और अच्छा रिफाइन करेंगे, प्रैक्टिस 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 करेंगे, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को उठाया, अभी आप सोचिए कि अगर प्रोग्रामिंग में उन्होंने टॉप डाउन डिज़ाइन पूछा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपका 8 मतलब ये 16 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते थे एग्ज़ाम में। तो हिंस हमने यहाँ पे इस तरीके से एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको दिसंबर 2010 और फिर हम जून 2019 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करती हूँ। तो आपने अगर ये वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स से तो प्लीज़ उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी ये देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लग रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट इनिशिएटिव जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे प्रोग्रामिंग्स के जो 2010 से क्वेश्चन आए उसको ले रहे हैं। तो आई होप मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए, एंड वॉट एवर यू फील यू कैन राइट टू मी in the comment section. With these words, thank you so much.